हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएसएसपी की जो वैकेंसीज़ निकली है उसका डिटेल नोटिफिकेशन का चर्चा करने वाले हैं। हालांकि वो आउट हो गया है डिटेल नोटिफिकेशन, पहले शॉर्ट नोटिस आया था जिसकी वीडियो मैंने डाल दी थी, आपको जानकारी दे दी थी कि एक वैकेंसी आ रही है। इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में सब कुछ है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस के रिगार्डिंग भी है और क्या क्या मार्क्स होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, किस तरीके से पेपर कंडक्ट होने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या है, सब कुछ है, XYZ एवरीथिंग इस वीडियो में आपका रहने वाला है। हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो में आपका वो है। हालांकि कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, वो भी मैं इसमें दोबारा बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों ने उसको नहीं देखा होगा और इसको देख रहे होंगे, तो मैं सब कुछ इसमें बताता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये नोटिफिकेशन निकला है वो निकला डीएसएसबी की तरफ कौन कौन से पोस्ट के लिए है। अगर पोस्ट आप यहाँ पे देखना चाहो तो इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। आपका पोस्ट कोड रहने वाला है 802/23। ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आपको बताया गया है। ओपनिंग डेट कब रहने वाला है आपका 9 जनवरी को फॉर्म ओपन होगा, मतलब आप भरना स्टार्ट कर सकते हो। और आखिरी डेट जो रहने वाला है वो 7 फरवरी होगा। और कब तक? 7 फरवरी के रात 11:59 तक। ठीक है, ये आपका डेट रहने वाला है, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। ठीक है। अब आगे कहता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ये सब सारे पोस्ट के लिए डीएसएसबी जो है वो इनवाइट कर रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं आपको वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हो। पोस्ट कोड सभी पोस्ट का सेम रहने वाला है। क्यों है ये सेम, ये हम आगे मैं बताऊँगा इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी नेम ऑफ पोस्ट नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट्स है वो भी दे रखा है कि आपका अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप सिलेक्शन होते हो तो आपको इस डिपार्टमेंट में वर्क करना होगा। पे लेवल दे रखा है आपको, फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दे रखी है। ठीक है, ये सब सारे पोस्ट हो गए आपके। जैसे यहाँ जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, लोअर डिवीजन टाइपिस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, आपका स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, ऐसे करके आपका सारा पोस्ट दे रखा है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसी तरह कुल कितने पोस्ट हैं आपके? 14 तरह के पोस्ट हैं आपको। पोस्ट कोड एक ही रहने वाला है और डिपार्टमेंट भी आपको अलग अलग देखने को मिल जा रहे हैं, साथ में पे लेवल और कैटेगरी वाइज वैकेंसी। चलिए, वैकेंसी की बातें तो हम लोगों ने उसमें बता दिया था कि लगभग आपको 2400 के आसपास वैकेंसीज़ हैं और कैंडिडेट मस्ट अप्लाई 7/2 से लेके 7/2 तक वो अप्लाई करेंगे, 9 जनवरी से लेके। ठीक है, चलिए आगे आपका कहता है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट मेल एक्सेट्रा विल नॉट एक्सेप्टेड विद समरी रिजेक्टेड। ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है, किसी भी तरह का ऑफलाइन पोस्ट वगैरह से आपको नहीं भेजना है। चलिए, ये कुछ अब पोस्ट के बिलो आपको दिया गया है कुछ डिटेल्स। उसमें क्या है, पहला आप अगर देखना चाहो तो जूनियर असिस्टेंट का है। इसमें आपको वैकेंसीज यहाँ बता दी गई हैं कि कितने कितने वैकेंसी है, कौन कौन से कैटेगरीज के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए? एसेंशियल चाहिए। इसमें 12th पास आपको चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग का स्पीड आपको चाहिए होगा इसमें 35 चाहिए इंग्लिश में और 30 चाहिए आपको हिंदी में। ठीक है, और है मतलब, ठीक है, और मतलब या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। और भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जैसा कुछ भी इसमें नहीं है। पे स्केल आपका रहने वाला है 19,900 से लेकर 63,200 तक का लेवल 2 का पेमेंट है। ग्रुप सी में आता है ये, सेंट्रल सिविल सर्विस मिनिस्ट्रियल में, और नॉन गैजेटेड पोस्ट आएगा। एज लिमिट आपका जो रहने वाला है वो 18 साल से 23 साल तक रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन अगर आप कैटेगरीज वेज देखना चाहोगे तो वो एडवर्टाइजमेंट पारा नंबर 8 में आपको नीचे दिया हुआ है। फिर आपका जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर है, सर्विस डिपार्टमेंट में है आपका, और वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ ऐसा दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए तो 12th आपको चाहिए, वही रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से। स्पीड आपको चाहिए होगा 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन 9 इंग्लिश। ठीक है, और में दिया गया है 80 वर्ड इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी। ठीक है, इसमें भी वैसा कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। पे स्केल आपका जो रहने वाला है वो 25,500 से लेकर 81,100 लेने वाला है। पे लेवल 4 का है, ग्रुप सी में ही आएगा, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। एज लिमिट आपका रहने वाला है 18 से लेकर 27 तक का। एज रिलैक्सेशन आपको
पारा 8 में दोबारा से देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पोस्ट की बात करें तो ये आपका डिपार्टमेंट आप लोग देख सकते हो कौन सा है, और पोस्ट आपका रहने वाला है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट का, हिंदी इंग्लिश का, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम आपको वही चाहिए, 12th चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 एंड 30 का। फिर से एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। पे स्केल आपका रहने वाला है 19,900 से 63,200, लेवल 2 का ही है, ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल है। एज लिमिट आपका 18 से 27 साल का रहने वाला है। नेम ऑफ पोस्ट आपका जूनियर स्टेनोग्राफर है। यहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट देख सकते हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी चाहिए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एटलीस्ट स्पीड, ठीक है। तो ये डिजरेबल है आपके पास। इसमें एक चीज़ दिया गया है, प्रेफरेंस टू बी गिवन आउट सच ए पर्सन हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा होगा ऑफिस मैनेजमेंट में और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें एक डिजरेबल का पोस्ट, डिजरेबल की कंडीशन ऐड की गई है कि अगर इनके पास, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स पहुंचते हैं जिनके पास सिर्फ ये होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास ये भी होगा, तो जिनके पास ये तीनों चीज़ होंगी उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। बाकी कोई एज सच एक्सपीरियंस की बातें नहीं है। पे लेवल आप, पे स्केल आप देख सकते हो 25,500 से 81,100, पे लेवल 4 है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट आपको 18 से लेकर 30 साल तक है इसमें। अगला पोस्ट की बात करें, जूनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट में आपको फिर 12th चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए तो 35 का इंग्लिश में, 30 का हिंदी में, ठीक है। इस तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इसमें भी कुछ नहीं चाहिए। पे स्केल आपका फिर से वही है 19,900 से लेकर 63,200 तक, पे लेवल 2 की चलेगी और ग्रुप सी आपका रहने वाला है। स्टेनोग्राफर अगेन डिपार्टमेंट बदल गया और यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है जैसे ऊपर था और एक्सपीरियंस यहाँ भी कुछ नहीं चाहिए। डिजरेबल में यहाँ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपका। पे स्केल में आपका फिर से 25,500 से 81,100, पे लेवल 4 है, ग्रुप सी के अंदर आएगा। एज लिमिट आपका वही है 18 से 27। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ भी एसेंशियल फिर से सेम है, 12th पास आपके होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए 35 की या हिंदी में होनी चाहिए 30 की। यहाँ पे एक नोट में दिया गया, स्किल टेस्ट शैल ओनली भी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कराया जाएगा। टाइम अलाउड 10 मिनट, 10 मिनट के लिए आपको समय दिया जाएगा। पे स्केल अगेन से सेम है 19,900 से 63,200, पे लेवल 2 में आता है, ग्रुप सी। एज आपका फिर से रहने वाला है 18 से 27। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, यहाँ भी आपका लगभग सेम ही रहने वाला है। 12th आपको चाहिए, ऊपर से शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट ये चाहिए। यहाँ पे आप ये ध्यान रखोगे। डिपार्टमेंट कौन सी है, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ भी पे स्केल आपका लेवल 4 का होने वाला है तो 25,500 से लेकर 21,100, ग्रुप सी के अंदर ही आएगा ये भी पोस्ट। फिर अगला जूनियर असिस्टेंट आएगा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर, जो कि आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो लगभग वही है, 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। इंग्लिश में 35 की स्पीड, हिंदी में 30 की स्पीड, दोनों में से कोई एक आपको होना चाहिए। पे स्केल आपका 19,900 से 63,200, लेवल 2, ग्रुप सी। नेक्स्ट, इस पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको लगभग फिर से वही 12th पास चाहिए, स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। लेवल 4 का पेमेंट है तो आपका 25,500 से लेकर 21,100, ग्रुप सी में आएगा 18 से 27। फिर एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में भी आपको वही चाहिए। यहाँ देखिए एंड लिखा है तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में। 12th तो चाहिए ही होगा, ठीक है। अभी तक हमने सारे पोस्ट जिन पे देखे सब 12th पे ही हैं। अब जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे आ गया किसी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के अंदर, तो उसमें भी आपको 12th चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए आपको 35 का 30 का। और आपको पे स्केल रहने वाला है 19,900 63,200 से, पे लेवल 2 होगा आपका, ग्रुप सी सेंट्रल सिविल सर्विसेज मिनिस्ट्रियल के अंदर आता है, नॉन गैजेटेड पोस्ट होने वाला है। 18 से 27 आपका रहने वाला है एज लिमिट। चलिए अगला है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी। तो इसमें सीनियर सेकेंडरी आपको चाहिए 12th वाला, फिर से वही विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए। जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए उसमें, ठीक है। इंस्टीट्यूट विद प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। और स्किल टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन इतना चाहिए आपको, हिंदी लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन
ऑन कंप्यूटर, टाइप राइटिंग टेस्ट इन हिंदी लैंग्वेज इतना। तो इसमें जो भी चाहिए होगा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हिंदी चाहिए होगा, मतलब वो लोग ही फिल करें इसमें जो लोग हिंदी को अच्छे से, जिनका कमांड हिंदी के ऊपर अच्छा है। पे लेवल आपका रहने वाला है 25,500 से 81,100 पे लेवल 4 है। ग्रुप सी का पोस्ट है। एज आपका वापस से वही है 18 से 27। असिस्टेंट ग्रेड 1 का है आपका सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम, ये सेम ही है। चलिए, शुड पास द टाइपिंग राइटिंग मिनिमम इतना इन इंग्लिश और हिंदी विथ है स्पीड। इंग्लिश में आपको 35, हिंदी में आपको 30 चाहिए। तो और इसमें भी एक्सपीरियंस एज सच कुछ है नहीं। पे लेवल आपका 2 है। पेमेंट आपका 19,900 से 63,200 तक रहने वाला है। और ग्रुप सी में आपका ये पोस्ट जो आएगा वो ग्रुप सी के अंदर आएगा। एज आपका वापस से 18 से 27। ठीक है, ये डिटेल थी आपकी जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपके एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, कि आप फॉर्म फिल कर सको, उतना तो आपने देख लिया जरूर। ये कुछ एब्रिविएशन दे रखे हैं ऊपर में। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है। ए कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, चलो ये तो ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, जो भी ऊपर एडवर्टीजमेंट में दिए गए हैं उसके हिसाब से आप लोग अपने आप को एलिजिबल हो कि नहीं हो वो चेक कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस शैल बी डिटरमाइंड एज इतना। इस डेट के तहत जो आपका क्लोजिंग डेट रहने वाला है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान लो कि इस डेट के पहले पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो अगर एज का रिक्वायरमेंट है 18 साल तो इसके पहले आपका 18 हो जाना चाहिए। अगर कोई एजुकेशन जैसे 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट तो वो आपको इस डेट के पहले हो जाने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई तो कैसे कैसे करना है वो तो कोई जब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो जैसे ही अप्लाई डेट शुरू होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए, पेमेंट आपका रहने वाला है 100 रुपीज़। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सटेंड पेइंग एप्लीकेशन फ्री। मतलब वुमेन किसी भी तरह की किसी भी कैटेगरी की महिला और शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब के, PWD के, एक्स सर्विसमैन के, इनको पेमेंट नहीं लगेगा। और इनके अलावा जो भी हैं उनको 100 रुपीज़ का पे करना होगा। ठीक है, चलिए, एग्जामिनेशन स्कीम पे अगर हम बात करें, यहाँ क्या कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे रिक्वेस्ट फीस थ्रू SBI ई-पे। चलो, ये तो एप्लीकेशन वंस पेड विल नॉट रिफंड इन सब। अगर आपने किसी भी तरह से गलती से या सही से अगर आपने फॉर्म गलती किया और पेमेंट कर दिया या कुछ और भी गलतियाँ आपसे हो गई तो पेमेंट एक बार हो गया वो दोबारा आपको किसी भी केस में रिफंड नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से करना है। चलिए, अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है आपका एग्जामिनेशन स्कीम का। कैसे रहने वाला है आपका एग्जामिनेशन। DSSB कंडक्ट 1 टायर एग्जामिनेशन, एक बार एक एग्ज़ाम होगा, मतलब टायर 1 जनरल होगा। जनरल मतलब सभी पोस्ट के लिए एक ही पेपर होगा। ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे उनके लिए एक ही पेपर कंडक्ट कराया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ ये जितने भी पोस्ट हैं। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर 1 जनरल इज़ गिवन बोल। टायर 1 में आपका टेस्ट होगा, मतलब MCQ बेस्ड जो होता है, और टायर 2 स्किल टेस्ट वाला होगा। ठीक है, जितने में सब में तो चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो होगा। अब इसके एग्जामिनेशन स्कीम क्या है उस पर अगर हम नज़र डालें तो देखिए, इम्पॉर्टेंटली आपका ये रहने वाला है जो टायर 1 जनरल एग्ज़ाम कोड आपको यहाँ पे दे दिया गया, क्योंकि एक ही पेपर होना है सबको तो पोस्ट कोड एक ही दिया गया है आपको। ठीक है, एक कॉमन सा पेपर होगा हर एक पोस्ट के लिए। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहने वाला है, 2 घंटे की समय मिलेगी आपको। टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 200 रहेंगे, 200 नंबर के ही रहेंगे, मतलब 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन जैसा कुछ भी नहीं है, सारा मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब ग्रैंड टोटल आपका 200 में ही बनेगा। अब सेक्शन ए में क्या है आपका, जनरल अवेयरनेस आएगा आपको 35 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगा आपको 35 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपका क्वांट और DI वो आएगा आपका 35 मार्क्स का। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, फिर से यहाँ पे नोट कर लेंगे, काफ़ी लोग फॉर्म भरने के बाद प्रॉब्लम करते हैं कि भाई हिंदी, तो हिंदी का यहाँ पे 35 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जैसे भी एम्स वाले पेपर में हुआ था वहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन था हिंदी का, तो काफ़ी लोगों को देख के मुझे लगा कि प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भाई प्रिपेयर रहना, अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हो, कि आपको 200 नंबर के पेपर में आपको 35 नंबर का हिंदी मिलने वाला है। ठीक है, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपका 35 रहने वाला है, और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन वो आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये 70, 140 और 140 और 60 200 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं टोटल।
200 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे आपका जीके 35 रहने वाला है, मेंटल रीजनिंग एक तरह से 35, और डीआई और मैथ्स क्वांट मिला के 35, हिंदी इंग्लिश 35, और आपका कंप्यूटर रहने वाला है 25। तो टोटल नंबर 200 हो गए यहाँ पे। तो ये आपका स्कीम रहने वाला है जो आपका पेपर में पूछा जाना है, किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली कुछ कुछ बातें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर आपका बायलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश को सिर्फ लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। लैंग्वेज पेपर मतलब जो इंग्लिश है वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, जो हिंदी है सिर्फ हिंदी में ही रहेगा। डीएसएसबी रिजर्व टू राइट चेंज अमेंड एग्जामिनेशन स्कीम। डीएसएसबी की ये राइट रिजर्व करती है कि वो एग्जामिनेशन स्कीम में चेंज कर सकती है इफ़ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन के पहले। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पारा 6 बिलो। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो नीचे दिया गया है, वो हम लोग देख लेंगे। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्यूएशन, री चेकिंग ऑफ आंसर शीट, आंसर स्क्रिप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डी, नो क्रॉसपॉइंट इन दिस लीगल शैल बी इंटरटेन। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप री इवेल्यूएट या री चेक कराने के लिए बोल सकते हो कि मेरी जैसे, वैसा नहीं। कुछ गलत होगा तो उसके रिगार्डिंग आगे दिया है, बट ऐसा नहीं कि आप मेरा कॉपी दोबारा चेक करो या मुझे मेरा कॉपी दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नंबर 5, द डीएसपी रिजर्व द राइट टू कैंसिल, विड्रॉ, डिलीट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर और द मार्क्स कोड शैल बी प्रोटेक्टेड आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। डीएसपी के पास राइट है, वो किसी भी क्वेश्चन को कैंसिल कर सकती है। कैंसिल इन द सेंस कि वो होगा तो सबके लिए होगा, जैसे एक क्वेश्चन में एरर आ गया तो वो कैंसिल कर देगी और उसको हटा के आपका मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स में कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है 0.25 का पर क्वेश्चन। जो आप गलत करोगे उसके लिए 0.25 मार्क का डिसेक्शन होगा, मतलब 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेंगे। अ स्किल टेस्ट, इंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेक एज द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। जो भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस, देखो एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, इतना तक पोस्ट है आपका फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, डिटेल allotment made by board in discretion department and the candidate found eligible as a peer, therefore candidate must be careful in exercising the preference। आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है क्योंकि एक ही पेपर होगा आपका, पेपर आपको सबके लिए एक ही होंगे, तो आपको प्रेफरेंस अच्छे से चुनना होगा। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब अच्छे से करना होगा, किस पोस्ट के लिए आपको पहले जाना है, उस अगर उसमें नहीं तो बाद में किस में जाना है, ऐसे 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 करके। ठीक है, चलो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो नॉर्मलाइज्ड होगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश बाय डीएसपी वाइड। इस नोटिफिकेशन में डेट 11/7/2018 को आउट हुआ था इनका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके रिगार्ड ही आपको फाइनल मेरिट डिटरमाइन किया जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर के बिहाफ पे। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपेयरिंग इन एग्जाम हेल्ड टू इनवैलिड, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इनवैलिड लगता है या होता है, दोज क्वेश्चन विल नॉट इवेल्युएटेड, उस क्वेश्चन को नहीं लिया जाएगा। द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रोरेटेड बेसिस आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। उसी को मतलब उसको हटा के, उसको छोड़ के आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स में ही आपका मार्क्स बन जाएगा। अगला आता है आंसर की को कुछ बातें हैं। ड्राफ्ट आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद एक ड्राफ्ट आंसर की आपको विजिबल हो जाएगा वेबसाइट पे। कैंडिडेट में गो थ्रू द ड्राफ्ट आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। आप उसके थ्रू जा सकते हो और अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो इफ़ एनी, अगर कोई है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट गिवन बाय द बोर्ड। जितने टाइम का आपको विंडो दिया जाएगा उस टाइम के अंदर अंदर आप ये कर सकते हो। Objection regarding the draft key received through the online mode within the time limit fixed by the board will be considered as scrutinized before finalizing the answer key। ठीक है, अगर किसी भी तरह का उनको मिलता है कि भाई कोई कैंडिडेट करता है तो उनको वो फाइनल आंसर की के पहले वो स्क्रूटनाइज करेंगे। हाउएवर द डिसीजन ऑफ बोर्ड इज रिगार्ड विद फाइनल, और उसके रिगार्डिंग उनका डिसीजन फाइनल होगा कि मतलब आपन के हिसाब से वो क्वेश्चन गलत है, बट अगर उनके हिसाब से सही है तो डिसीजन फाइनल उनका होगा कि उनको चेंज करना है कि नहीं करना। ऑब्जेक्शन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड लेटर एप्लीकेशन ईमेल शैल नॉट बी इंटरटेन। ऑब्जेक्शन सिर्फ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जो दिया जाएगा वहीं से करना है, किसी भी तरह से लेटर एप्लीकेशन ईमेल की तरफ से नहीं किया जाएगा, नहीं तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आपको दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज का। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का आपको 40% मार्क लाना ही लाना है मतलब, और ओबीसी जो दिल्ली के हैं, मतलब यहाँ दिल्ली लिखने का मतलब तो वही समझ में आता है, ओबीसी जो सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं। एक चीज़ इन्होंने भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर ही दिया, अब यहाँ पे ओबीसी के बगल में दिल्ली लिख दिया, तो चलो जनरल ईडब्ल्यूएस को 40%,
फिर छोड़ो, जो दिल्ली के कैंडिडेट नहीं भी होंगे उनको भी तो 35 ही होगा, क्योंकि अब या फिर वो यूआर में नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो आप लोग एक अभी के लिए वही मान लो, ओबीसी वाले जितने हैं उनको 35% मिनिमम, और SC ST PS PWD के लिए 30%, और यूआर के लिए आपको 40%। तो आप लोग ये छोड़ ही दो, 35 और 30% छोड़ दो, आप लोग सब लोग लेके चलो कि मुझे 40% को ऊपर क्रॉस करना है। 40% के ऊपर क्रॉस कर जाओगे तो ये दोनों ऑलरेडी क्रॉस हो जाएगा। तो आप लोग अपना मिनिमम क्राइटेरिया सब लोग रखो 40%, ठीक है, 40%। जितना आपका 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80 नंबर। 80 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे, ठीक है। एक्स सर्विस मैन विल बी गिवन 5% इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी अप टू द मिनिमम ऑफ 30%। चलो DSB रिसीव द राइट टू प्रिसाइज मिनिमम कट ऑफ एनी पोस्ट एज पर एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। इसकी इनके पास रिजर्व है कि वो और मिनिमम कट ऑफ अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जिस हिसाब से कैंडिडेट का एबिलिटी होता है। कट ऑफ मार्क्स of selection in different category may go higher depending upon the marks obtained by the candidate and number of vacancies। ये सब तो वही चीज़ है, कट ऑफ आपको ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं। अब ये आपका है, if there are 2 or more candidates in the same category having equal marks in the examination, candidate securing more marks subject to specific section B is to be placed higher in merit in case whether the marks mentioned at above the equal candidate senior, मतलब एज जिसका होगा वो होगा, उसको प्रायोरिटी दी। इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, द कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज टू प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो ये सब तो टाई वाला केस है। फाइनल सिलेक्शन होगा आपका इस तरीके से, फाइनल सिलेक्शन एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड कैंडिडेट क्वालिफाइड विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग इडोसर एंड द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्टर रिक्रूटमेंट रूल्स। First available preference as per merit is not considered for subsequent preference. Subsequent request for change of post department candidate will not be entertained and candidate are therefore advised to exercise post department very carefully। आपको एक बार अगर आप चूज़ कर लेते हो प्रेफरेंस को, दोबारा आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो इसके आपको ध्यान से करना है। द ऑप्शन प्रेफरेंस वंस एक्सरसाइज एंड कन्फर्म बाय कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल और इरिवर्सिबल। मतलब एक बार आपने चूज़ कर लिया तो वो फाइनल माना जाएगा और वापस से चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे, तो आगे अब रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको ये उतना, क्लोजिंग डेट आपका रहने वाला है 7/2/2024। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो लगभग हो ही चुका है। एज क्राइटेरिया लगभग सब जगह सेम ही होता है एज कंसेशन का। वैसे मैं ये PDF पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग चाहो तो डिटेल में पढ़ भी सकते हो। मैं यहाँ बस कुछ इम्पॉर्टेंट बातें वही बता रहा हूँ। ये आपको कुछ कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें आपको एसेंशियल पहला में आपको है, आपको बिल्कुल आप जब एप्लीकेशन डाल रहे होते हो तो बोर्ड किसी भी तरह का स्क्रूटनी नहीं करता है, सिंपली आपको प्रोविजनली अप्रूव्ड कर देता है आपके एप्लीकेशन को। आप एग्ज़ाम देते हो, फाइनली वो करता है, वो आपका जो होता है DV में, ठीक है। तो आपको सब कुछ चेक करके जाना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस जो भी है इस डेट तक आपका पूरा हो। कट ऑफ डेट क्लोजिंग डेट आपका ये रहने वाला है फॉर एक्सटेंडिंग एज ऑफ कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनी बेनिफिट एप्लीकेबल। किसी भी तरह का कुछ भी है तो वो इसके पहले का आपका होना चाहिए। और इस एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनल बेसिस, वही कह रहा है कि कैंडिडेट सक्सेसफुल सबमिट एप्लीकेशन वो बस प्रोविजनली एक्सेप्टेड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन भर दिया तो आपने जो भरा है वो सब कुछ सही है, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। चलिए अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। चलो, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी इन मिसकंडक्ट, चलो ये सब तो सही है। बोर्ड डिसीजन फाइनल, चलिए तो लगभग जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो तो हमने कर ली, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन, ये आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है वो उस टाइम जब फॉर्म भरेंगे तो चलिए उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे जाके आपको करना है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये पूरा प्रोसेस है आपका। द सेशन आपका 30 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन आपका। बिफोर स्टार्टिंग के लिए आपके पास ये सब आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ आपका होना चाहिए। 15 KB से नीचे का नहीं और 60 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ब्लर नहीं होना चाहिए। कैन बी डन कैंडिडेट
24/7 आप कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं कि इतने देर के बीच में ही होगा, उतना हो सकता है। आपके पास जो ईमेल और मोबाइल नंबर आप फिल करोगे वो अवेलेबल होना चाहिए। ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपकी OTP जाएगा, वो आपको डालना है, ठीक है। आपका 10th का रोल नंबर सही होना चाहिए, रोल कोड सही होना चाहिए, यही सब जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो वो तो जब चालू होगा वो हम लोग कर ही लेंगे। ये क्या है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, जो जिस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन ये लोग करते हैं। यहाँ पे इन सब ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब भी आपको दे रखा है किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो लगभग हमने आपको बता दिया इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो वैकेंसी में आपको सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है वो कौन सी थी, वो है आपका डेट्स आपको याद रखना है। 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, और लगभग सारे के सारे 12th पे ही हैं फॉर्म, तो सब लोग अप्लाई करेंगे। ज़रूरी बात कि आप एक ही फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है, एक ही फॉर्म आप डाल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप एक ही फॉर्म डाल सकते हो। इस आप चाहो तो 2-3 इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, मतलब एक कॉमन पोस्ट, उसमें आप प्रेफरेंस डाल सकते हो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो। और आप जैसे होता है ना कि 100 रुपये फ़ीस है तो मैं 5 पोस्ट के लिए 100 में 100 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूँ, तो वो नहीं होगा। सिंपली आपको बस एक ही फॉर्म डालना है। आप एक से ज़्यादा डालोगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने क्लियरली बता दिया, आप एक ही फॉर्म फिल कर सकते हो, उस बेसिस पे आप प्रेफरेंस डाल सकते हो आगे, ठीक, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू। आगे जो आगे वाली जानकारी होगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर डिटेल सिलेबस निकलता है इनका कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में, वो पूछेंगे। हालांकि मैंने सब कुछ बता दिया इसमें कि कितने कितने नंबर्स के आ रहे हैं, बट अगर ऐसा कुछ आता है कि भाई इस सेक्शन में यहाँ से इतने को बनेंगे, जैसे क्वांट में कौन कौन से चैप्टर से आएंगे या कोई स्पेसिफिक सिलेबस आएगा, अगर आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।